दोस्तों नमस्कार। जैसा कि जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका अगला स्वरूप वातावरण का अर्थ। तो वातावरण का अर्थ क्या, ऑलरेडी आप जनरली जानते हैं, परिधन, आवरण, पर्यावरण अक्सर आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो वातावरण परिधन आवरण था जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है, यही हमारा वातावरण है। परंतु वातावरण आकर्षण पैदा करने वाला है, अर्थात कहीं ना कहीं वातावरण हमें प्रभावित करता हुआ नजर आता है। और यही प्रभावित करने का, और कुल मिलाकर कहा भी जाता है ऑल देन कैप्चर एनवायरनमेंट जोन, आप पूरे तरीके से प्रभावित होते हैं किससे, वातावरण से, क्योंकि इसके बीच में ही एक विचारक हुए एनास्टी महोदय, उन्होंने डिफाइन किया शब्दों में, वातावरण का वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा हर वस्तु को प्रभावित, अर्थात जेनरेटिक चीजों को छोड़कर सारी चीजों को प्रभावित करने का मादा अगर किसी में है तो वातावरण में इस चीज को डिफाइन किया एनास्टी महोदय ने। उन्होंने सब कुल मिलाकर अगर कहें तो वातावरण वे बाह्य तत्व हैं जो व्यक्ति के जीवन से शुरू से ही उसे प्रभावित करते हैं, या ये कहें कि एक व्यक्ति के वातावरण का अभिप्राय उन सब उत्तेजनाओं से है जो वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। अर्थात कहीं ना कहीं वातावरण का अभिप्राय अगर लें तो उत्तेजना है जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, यही संवर्धन होता है, यही मददगार होते हैं बालक के विकास के लिए। कुल मिलाकर वातावरण का सहजतम, तो ये यहां से कॉन्सेप्ट से नहीं, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट जरूर एनआरसी की डेफिनेशन जरूर पूछ देता है, ये विशेष रूप से ध्यान देना। चलते हैं बालक का वातावरण पर प्रभाव क्या, इंपैक्ट क्या है। तो वातावरण का मानसिक विकास पर प्रभाव, किस पर, मेंटल डेवलपमेंट पर, मस्तिष्क पर वातावरण किस तरीके, तो कहा गया इन्वायरमेंट अगर उत्तम हो, आपने अक्सर देखा होगा जब आप पढ़ते हैं या बुद्धि का प्रयोग करते हैं और मौसम और वातावरण की दशाएं अगर उत्तम हो तो कार्य क्रियाओं पर आपका बड़ा क्या होता है, एकाग्रता, अवधान की स्थितियां बड़ी उत्तम निर्मित होती हैं। दैट मीन्स हल्का नमीय, हल्की ठंडक से युक्त वातावरण, इसलिए कहा जाता है जो मॉर्निंग टाइम होता है, सुबह का समय होता है, अत्यधिक उत्तम बताया जाता है, किसके लिए, स्मृति के लिए, मानसिक चीजों या चिंतन आदि की स्थितियों के लिए। तो कहा गया तेजी से क्षमता विकास होता है, ग्राह्यता अधिक देखी जाती। इसी चीज को बताया कैडलॉन और गोर्डन ने, किसने, कैडलॉन और गोर्डन ने इस चीज को बताया है। इस चीज को बताने वाले कैडलॉन और गोर्डन, जिन्होंने मेंटल विषय पर विशेष रिसर्च की। एक प्रभाव बताया गया वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव, दैट मीन्स एनवायरमेंट का। तो एक विचारक हुए कूले महोदय, कौन से, कूले महोदय। इन्होंने 71 साहित्यकारों पर अध्ययन किया, कितने पर, 71 साहित्यकारों पर अध्ययन किया जो उत्तम वातावरण में रहते थे, संभ्रांत लोगों के बीच रहते थे। तो पाया ये गया जब इनका अध्ययन किया कि ये ऐसे महान साहित्यकार के रूप में कैसे इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया, और जब इनके जीवन दर्शन का अध्ययन किया, लाइफ का, पूरी लाइफ का जीवन वृत्तांत विधि से अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि ये सारे लोग परिस्थितिवश ऐसी पर्यावरण में रहे, ऐसे वातावरण में रहे जिसमें संभ्रांत लोग रहते थे, और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व पर पड़ा, और इसके कारण ये महान साहित्यकार के रूप में सुशोभित हुए। ये सारे कूलेकार की रिसर्च यूरोप के लोगों पर थी, यूरोप के महान साहित्यकारों पर थी। इसके बाद चले वातावरण का शिक्षा पर प्रभाव, एजुकेशन पर। तो कहा गया बालक की शिक्षा, बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया सुंदर वातावरण पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बालक के विकास का पर्याय है। यही एक कारण है कि उच्च बुद्धि, उच्च बौद्धिक चिंतन का अगर स्वरूप देखें तो एक उत्तम वातावरण, इसलिए अक्सर एक एग्जामिनेशन में प्रश्न भी आ जाता है कि आदर्श उत्तम स्थितियां वातावरण की कैसी हो, तो उसमें आप साथ देखते हैं अक्सर आता है, ठीक है, प्रकृति के सानिध्य में विद्यालय हो, शांति का वातावरण हो, स्थितियां, उपयुक्त प्रकाश आदि की व्यवस्थाएं हो, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इन स्थिति में बौद्धिक चिंतन, एकाग्रता या अवधान को प्राप्त करता है, उत्तम चिंतन निकल कर आता है। साथ ही वातावरण का सामाजिक प्रभाव अर्थात सोशल, तो कहा गया बालक का सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। और इंसान क्या बनेगा, तो कहा गया
जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं वो उस चीज को प्रभावित करता है। तो इस सामाजिक प्रभाव क्या है, तो इस पर कई रिसर्चें हुई। उन रिसर्चों को देने वाले व्यक्तियों में नाम आता है, तो नाम आता है न्यूमैन का। किसका नाम आता है? न्यूमैन। नाम सुना होगा आपने। न्यूमैन ने बताया वातावरण का सामाजिक प्रभाव। न्यूमैन ने रिसर्च की, इन्हीं के साथ क्रीमैन ने भी रिसर्च की। किसने? क्रीमैन ने। और एक नाम और आता है होलजिंगर। किसका नाम? होलजिंगर का। तो कई बार आ जाए सामाजिक प्रभाव वातावरण पर किसने किसने बताया, तो होलजिंगर ने बताया, न्यूमैन ने बताया और क्रीमैन ने बताया। इन्होंने 20 जोड़े बच्चों पर अध्ययन किया। इन बच्चों को गांव और शहरी वातावरण में रखा गया। गांव के वातावरण में जो बच्चे रखे गए, एक लंबे दौरान के बाद देखा गया ये अशिष्ट थे, चिंता करते थे, भयभीत रहते थे, व्यवहार की स्थितियां इनकी अनुपयुक्त थीं। वहीं जो बच्चे अच्छे वातावरण में रहे, शहरी वातावरण में रहे, वो चिंता मुक्त थे, भयहीन थे, निडर थे, बुद्धिमान थे। ये सारी चीजें तो कुल मिलाकर समझ में आया कि सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिदृश्य का इंपैक्ट बालक के कार्य व्यवहार पर, उसके सामाजिक स्वरूप पर पड़ता है। और यही चीज डिफाइन की न्यूमैन ने, होलजिंगर ने, क्रीमैन ने। कई बार आ जाए किस पर, तो 20 जोड़े बच्चों पर प्रयोग है इनका। किस पर? 20 जोड़े बच्चों पर, जो अलग अलग सामाजिक परिपाटी पर या परिवेश में रखे गए। कुल मिलाकर अगर देखें तो वातावरण का सर्वांगीण प्रभाव क्या है? सर्वांगीण प्रभाव की बात आती है, अर्थात सारे क्षेत्रों में, क्योंकि जो चीज हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, आकर्षण युक्त है, वो अभी हमने अध्ययन किया मानसिकता पर, व्यक्तित्व पर, शिक्षा पर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वंशानुक्रमणीय विशेषताओं के साथ साथ आपका पोषण विधान, आपकी कार्यक्रियाएं, आपकी मानसिकता, आपका शैक्षणिक स्वरूप, आपका सामाजिक गुण, ये पोषण आदि विधान से प्रभावित होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक विचारक हुए स्टीफेंस महोदय। कौन? स्टीफेंस। स्टीफेंस ने बताया कि अगर हम देखें तो हर एक क्षेत्र पर बालक पर प्रभाव है किसका? वातावरण, क्योंकि ये हर एक सेक्टर को प्रभावित करता है। इन्होंने डिफाइन किया, एक बालक जितना ज्यादा समय तक उत्तम वातावरण में रहता है, मतलब जितने समय तक अच्छे वातावरण में रहता है, वह उतना ही ज्यादा वातावरण की ओर उन्मुख रहता है। दैट मीन्स वातावरण अगर अच्छा है और उसके बीच ज्यादा समय तक अगर व्यक्ति, बालक व्यतीत करता है, तो देखेंगे वह वातावरण की ओर ही, उसी के स्वरूप में अपने सारे विकासों को करता हुआ देखा जाता है। वो सामाजिक हो सकता है, वो शैक्षिक हो सकता है, वह व्यक्तित्व जन्य हो सकता है, ये सारी चीजें। अब बात आती है प्रभाव पर कि दोनों का प्रभाव क्या है, किसकी किसकी बात, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वंशानुक्रम को और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वातावरण को। दोनों के इंपैक्ट की बात आती है कि दोनों का प्रभाव कैसा है। किसका? वातावरण का प्रभाव और वंशानुक्रम का प्रभाव। यह सीधी सी बात मैं करूं, शिक्षा में, एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वंशानुक्रम की और वातावरण की, उस इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो पहली ही बात आती है शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व में। पहली ही चीज है अपृथकता। शब्द सुना होगा। बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योग है। क्या है? एक सिद्धांत भी पढ़ा होगा आपने, मैंने ऑलरेडी बताया था विकास के एक सिद्धांतों में, याद होगा, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। और वो चीज यहां पर भी लागू होती है कि दोनों का योग है। और इस योग में अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ता है बालक पर। वंशानुक्रमणीय विशेषताओं का भी प्रभाव है और वातावरण का भी प्रभाव, दोनों प्रभाव हैं। अपृथकता में ये दोनों चीजें सम्मिलित हैं। इन दोनों प्रभावों के बारे में बताते हुए दो विचारक स्पष्ट करते हैं। एक विचारक का नाम है मैकाइवर और दूसरे का नाम है पेज। ध्यान देना, अपृथकता के विषय में किसने बताया? तो मैकाइवर और पेज ने बताया। और मैकाइवर पेज क्या डिफाइन करते हैं यहां पर? तो उन्होंने सीधा सीधा डिफाइन किया है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है, योग है वंशानुक्रम और वातावरण का। और यह भी बता कि कोई ना कोई अगर हटे या किसी ना किसी में विकृति आए या कोई पृथक हो तो यह अपृथकता
बालक के विकास को प्रभावित कर देती है। द डिफाइन ऑफ मैकाइवर एंड पेज। दूसरी चीज देखें, पूरकता। तो वंशानुक्रम वातावरण के संबंध में अगर गहन दृष्टि डालें, गौर करें, तो हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरा नहीं, दूसरे के बगैर पहले की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात जो विशेषताएं हैं दोनों का योग है, आपस में एक दूसरे की मदद है, और इन मदद से ही सामान्य विकास होता देखा जाता है। सीधी बात करूं, अगर बच्चे का जन्म हो और प्रारंभिक स्थिति में ही वंशानुक्रम से माता पिता उत्तम है, सारी चीजें हैं, लेकिन वातावरण विषाक्त हो जाए, तो आप देखेंगे कि उत्तम माता पिता और संतति की विकास की स्थितियां भी अनुपयुक्त होती नजर आएंगी, क्योंकि दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। अच्छे विकास के लिए जरूरी है कि समुचित अच्छा वंशानुक्रम प्राप्त हो और साथ ही अच्छे ही वातावरण की स्थितियां प्राप्त हो। इन दोनों की उपयुक्त पूरकता सामान्य विकास को देगी, अन्यथा विकास असामान्य हो जाएगा। इस चीज को डिफाइन किया पूरकता के विषय में। कहा गया स्वतंत्र इच्छा शक्ति। व्यक्तिवादी लोग बताते हैं, या व्यक्तिवादियों का मत है कि जितना बालक के वातावरण में स्वतंत्रता प्राप्त हो, उतना ही उत्तम विकास होता देखा जाएगा। फ्रीडम। और कहा गया ये फ्रीडम क्यों जरूरी है? कहा गया आत्मबल का संवर्धन करने के लिए, आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिए। तो एक विचारक हुए इस चीज को डिफाइन करते हुए, टीपी नन, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए और गौर भी करिए। टीपी नन महोदय ने इस चीज पर विचार दिया अपना और बताया कि मौलिक सत्य जो मूल है, मौलिक सत्य जो बालक की रचना शक्ति का केंद्र है, वंशानुक्रम और वातावरण में आत्म प्रकाशन का माध्यम बनता है। और यह आत्म प्रकाश का माध्यम उतना उत्तम होगा, इसकी प्रकृति उतनी उत्तम होगी, जितना बालक की इच्छा शक्ति में उसे स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। अर्थात बालक अपनी प्रकृति में जितना अधिक स्वतंत्र होगा, उतना वह कलात्मक निर्माण करेगा, उसका व्यक्तित्व उतना प्रभावी होगा। कुल मिलाकर अगर हम करें तो स्वयं शक्ति सिद्ध प्राप्तियां रचनात्मकता, क्रियात्मकता में होती नजर आएंगी अगर बालक को उपयुक्त वातावरण में स्वतंत्रता मिलती है। इसी से अन्वेषण होते हैं, इसी से खोजें होती हैं, इसी से उसका प्राकृतिक विन्यास विस्तृत होता है, व्यक्तित्व प्रभावशील होता है। इसी चीज को बताया किसने? टीपी नन से। दैट मीन्स अगर ओवरऑल हम देखें तो उपयुक्त चीजों का अध्ययन करें तो यह प्राप्त होता है कि विकास को दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। और यहां पर जरूरी क्या हो जाता है, यहां पर कुछ चीजें जरूरी रहती है। एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, शिक्षक होने के नाते कुछ चीजें जरूरी हैं जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए, क्योंकि मूलतः एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, राजस्थान टेट के लिए आप जा रहे हैं, और दोनों में इंपैक्ट सीधा सीधा महत्व में देखा गया कि दोनों का इंपैक्ट है अपृथकता, पूरकता के रूप में और स्वतंत्र इच्छा शक्ति के रूप में। तो यहां पर एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना है एज अ टीचर? तो कुछ चीजें ध्यान देनी है, ध्यान देना जैसे, और ना सिर्फ शिक्षक को बल्कि माता पिता, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वंशानुक्रम के प्रभाव से परिचित कराए, और एक शिक्षक का भी यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो बच्चे को इस चीज के बारे में बताए कि कौन सी चीजें आपके वंशानुक्रम की देन है, जिससे आप स्वतः ही ये प्राप्त हैं और इन पर आपका विशेष योगदान नहीं है। हां, जिस चीज पर योगदान है, अर्थात जिस सामाजिक वातावरण में वो हैं, उसका माता पिता को और शिक्षक को भी क्या करना है? निर्माण करना है, ताकि जो कार्य क्षमताएं हैं उनका विस्तार दिया जा सके। इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही यह जानना जरूरी है कि जो टीचर है, शिक्षक है, वो बच्चों को एक ऐसे वातावरण से परिचित कराए, उसके महत्व को बताए और एक सही वातावरण को तैयार करने में मदद ले, किसके? माता पिता की भी, और शिक्षक स्वयं भी विद्यालयीन वातावरण में इस चीज को दे, ताकि उत्तम तरीके से बालक का निर्माण किया जा सके। साथ ही जो बच्चे अक्षम हैं, मानसिक तनाव में हैं या विकारग्रस्त हैं, तो ऐसा प्रबंधन करना होगा एक शिक्षक को, इन्वायरमेंट ऐसा बनाना होगा कि हीन भावना या नकारात्मक विचारों से बच्चा ना भरे, क्योंकि इसका इंपैक्ट उसके एजुकेशन पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके मोराल पर, उसकी सामाजिकता पर पड़ेगा। एक शिक्षक को यह भी ध्यान देना जरूरी।
साथ ही शिक्षक को वंश परंपरा के जो मानदंड हैं, सामाजिक मानदंड हैं, इनके अनुसार रचनात्मक स्वरूप का ऐसा निर्माण करना है ताकि ये चीजें बालक को बाधा न पहुंचाएं। इस चीज पर एक विचारक हुए सोरेनसन महोदय, एक विचारक हुए वैनेक्स, और इन दोनों ने बताया, एक विचारक और हुए वुडवर्थ, उन्होंने बताया कि शिक्षक का दायित्व है कि क्षमता जन्य स्थितियां जो वंशानुक्रम से प्राप्त हैं, इसमें हीनत्व का भाव अगर आता है तो एक ऐसे क्लाइमेटिक को बनाए शिक्षक स्वयं, और सहयोग ले किसका, माता पिता का, ताकि एक आदर्श वातावरण बने। और वह वातावरण कैसा हो, वह रुचि जन्य हो, जिसमें एक बात आई कि वातावरण में क्या, स्वतंत्र इच्छा शक्ति को सन्निहित किया जाए, रचनात्मकता कलात्मकता को अवसर प्राप्त हो, इसके लिए शिक्षक को जरूरी है। तो यहां पर सोरेनसन ने डिफाइन किया, वंशानुक्रम और वातावरण मानव विकास पर प्रभाव रखते हैं, सापेक्षिक संबंध है इनका, लेकिन शिक्षक इस वातावरण की परिस्थिति को आदर्शात्मक निर्मित करके वंशानुक्रम की सीमा से आगे क्षमताओं को विस्तार और विकास की स्थितियों में ले जा सकता है, इस चीज को बताया। दैट मीन्स अगर हम बात करें, कुछ विशेष प्रश्न आ जाते हैं, जैसे एक प्रश्न विशेषता पूछा जाता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कर देता है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक में किस वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, ये अक्सर एक प्रश्न आता है। दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है और उसमें ऑप्शन दे देता है, वो विद्यालय है, समूह है, समाज है या घर। दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन में कौन सा इन्वायरमेंट बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, विद्यालय है, समूह है, समाज है या घर है। और ध्यान देना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वह है घर। इसलिए कहा जाता है विद्यालय कैसा, होम टाइप्स, अर्थात घर के जैसा। और घर में क्या होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, बच्चे की रुचि पर ध्यान दिया जाता है, बालक की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर अगर शिक्षा की व्यवस्था करनी हो तो कहां, किस रूप में, किस जैसी, तो घर के जैसी। जस्ट लाइक एन क्वेश्चन, एक प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक स्तर में विद्यालय किसके जैसा हो, तो किसके जैसा हो, जस्ट लाइक एन होम, घर के जैसा हो। क्योंकि इस प्राथमिक स्तर में शांति के साथ सुरक्षा की आवश्यकता है, और सुरक्षा की आवश्यकता के साथ प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम और सुरक्षा, ये दोनों चीजें मिलती हैं घर में। कहां पर, घर में। जस्ट लाइक एन एनवायरमेंट, अर्थात प्राथमिक स्तर पर विद्यालय का भी वातावरण कैसा हो, तो घर के जैसा हो। एक और प्रश्न अक्सर आता है, उस पर भी जैसे आता है कि क्षमता गुण विकसित जनित है। ध्यान देना, किसकी बात हो रही, क्षमताओं की। क्षमताओं को विकसित करने का गुण किस में निहित है, बुद्धि में है, आदत में है, रुचि में है और दृष्टिकोण में है। अर्थात मैं बात कर रहा हूं क्षमता गुण वृद्धि की। और इस पर जब चर्चा, तो सीटेट का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, याद कर लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा, इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करते चलिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो बात अगर आती है तो इसमें बुद्धि, आदत, रुचि और दृष्टिकोण, तो क्षमताओं का विस्तार अगर होता है तो किससे होता है, आदत से होता है या रुचि से होता है या नजरिए से होता है या बुद्धि से होता है। तो कहा गया अर्जन क्षमता किसकी है, तो अर्जन क्षमता किसकी है, बुद्धि की है। और बुद्धि का स्वरूप जितना उत्तम होगा उतना ही क्षमता विस्तार होगा। यही एक कारण है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक कम समय में अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर बहुत सारी चीजें समग्र रूप से कर लेते हैं या करते हुए देखे जाते हैं। तो ये दोनों प्रश्न हैं और यहां पर ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अगले पीरियड पर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बट सब्सक्राइब करना ना भूलें।